स्टूडेंट्स, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस दोनों ही लेवल पे काफी पूछा जाता है। इस वैरायटी के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जो मैकेनिक्स से मिक्स होकर के बनाए जाते हैं और इस क्वेश्चन में काफी सारे डाउट्स भी आ जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन जब पढ़ूंगा तो आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आ सकते हैं वो डाउट भी बताता जाऊंगा और उस डाउट को क्लियर भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ जाएगा। टू बिट्स ऑफ इक्वल masses m and unlike charges of modulus q1 and q2 can slide on a fixed frictionless non-conducting rod bent at right angle। एक रॉड को बेंड किया हुआ है राइट एंगल पे। इनिशियली द बीट्स आर हेल्ड एट रेस्ट एट डिस्टेंस d and 2d from the corner, then released simultaneously. When one of the beats reaches the corner, where will the other beat be? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक रॉड को ऐसे राइट एंगल पे बेंड कर दिया हुआ है और दो बिड हैं, एक इसकी लेंथ पे और एक ऐसे ऊपर वाली लेंथ पे। यहां ये दो बिड मैंने बना दिए। एक मान लो इनिशियली 2d डिस्टेंस पे है, कहां से? कॉर्नर से, और एक d डिस्टेंस पे है। पहले इनिशियली ये रेस्ट पे थे, दोनों बिट रेस्ट पे थे और दोनों बिट के मास सेम है। मान लेते हैं इसका भी मास m है और इसका भी मास m है और इसका चार्ज q1, इसका चार्ज q2। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा अपने आप क्या है? नेगेटिव। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जब इसको छोड़ेंगे, दोनों बिट को जब रिलीज करेंगे, तो कौन सा बिट पहले पहुंचेगा कॉर्नर पे, और अगर एक पहुंचेगा तो दूसरा वाले कहां पे होगा? दूसरा वाला, उसकी कंडीशन क्या होगी? मान लो ये वाला बिट अगर पहुंचता है तो उस समय पे ये कहां पे होगा, या ये पहुंचता है पहले यहां तो उस समय पे ये कहां होगा, इससे कितनी दूर होगा, कंडीशन क्या होगी उसकी, पोजीशन क्या होगी उसकी। सवाल यही पूछा है और मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा कि एक ऐसे रॉड को राइट एंगल पे बेंड किया हुआ है और दो बिट, एक 2d डिस्टेंस पर और एक d डिस्टेंस पर ऐसे रखे हुए हैं। शुरुआत में ये दोनों रेस्ट पे हैं, जब इन्हें एक साथ छोड़ा जाता है, अच्छा हाँ, दोनों के मासेस सेम है और चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज q1 q2 मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड है, बट अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक का मतलब है एक प्लस और दूसरा माइनस। अब इन्हें जब छोड़ा जाता है तो एक चीज दिमाग में आती है अपने कि क्या ये एक दूसरे की तरफ भगेंगे, क्या इनके बीच में कोई फोर्स काम करेगा? तो पहले इन दोनों को एक लाइन से जोड़ देते हैं। थोड़ा सा तिरछा बन गया लाइन, इसको सीधा करता हूं मैं। ऐसे। अब अगर मैंने लाइन इसलिए जोड़ी है क्योंकि कूलम फोर्स हमेशा इन दोनों ही पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा ही काम करता है। अब एक तो फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा ही, अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो कूलम फोर्स वो भी अट्रैक्टिव नेचर का। और कूलम फोर्स के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है कि दोनों ही म्यूचुअल फोर्स होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। ये भी एक दूसरे को F फोर्स से खींचेंगे। अब अगर ये दोनों F फोर्स से खींचेंगे तो क्या ये भी उछल करके बाहर चला जाएगा या ये रॉड को छोड़ के बाहर आ जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। हमसे ये कहा हुआ है कि जब भी वो मूव करेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे तो वो इस रॉड की लेंथ के अलावा नहीं भाग सकते हैं। तो ये फोर्स क्या इस तरह भगाएगा? नहीं। लेकिन इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो रॉड के लेंथ के अलावा आ सकता है और इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस रॉड की लेंथ के अलावा आ सकता है, और वही फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा इन दोनों बिट्स को, और उसकी वजह से ये कॉर्नर की तरफ यानी इस कोने की तरफ दौड़ेंगे। अगर कॉर्नर की तरफ ये भागेंगे तो इस फोर्स की वजह से नहीं, इस फोर्स के एक कंपोनेंट की वजह से। ये तो रहा एनालिसिस ऑफ कूलम फोर्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक्चुअली यहाँ पे तो मास भी दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा mg,
डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन अमूमन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 90% केस में ही कूलम फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कूलम फोर्स के सामने ग्रेविटी वाले फोर्स की कोई ज्यादा औकात नहीं है, बहुत ही छोटा होता है। तो हमें अगर कोई स्पेशल केस ना दिया हो तो हम ऐसे प्रॉब्लम को बनाते समय, ऐसे प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते समय ग्रेविटेशनल फोर्स को कूलम फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो सॉल्व हो गई कि हमें ग्रेविटी वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अब इस फोर्स को जरा डिवाइड कर देते हैं, सॉरी रिजॉल्व करते हैं। मान लो अगर ये एंगल रॉड की लेंथ के साथ जो फोर्स एंगल बना रहा है किसी टाइम पे, किसी टाइम क्या, टाइम t इक्वल 0 पे ही मान लेते हैं, जब ये 2d डिस्टेंस पे था और जब ये वाला बिट d डिस्टेंस पे था, तो उस समय पे ये कितना एंगल बन रहा था, d डिस्टेंस। ये एंगल किसके बीच में है, रॉड की लेंथ और जो फोर्स, म्यूचुअल फोर्स काम कर रहा है कूलम फोर्स, उस फोर्स और उस रॉड की लेंथ के बीच में है। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो रॉड की लेंथ के अराउंड आएगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, इधर वाला, ये हो जाएगा आपका f cos थीटा। और इसी तरह से अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होना चाहिए f cos थीटा, लेकिन f cos 90 माइनस थीटा होने की वजह से ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका f sin थीटा। यानी ये वाला बिट जो d दूरी पे है वो f sin थीटा से एक्सेलरेट होगा, और ये वाला बिट जो 2d डिस्टेंस पे है इस कोने से, वो f cos थीटा से एक्सेलरेट होगा। यही दो फोर्स है, सॉरी एक फोर्स है इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर f cos थीटा और इसके ऊपर f sin थीटा, ये दोनों इस कोने की तरफ भागेंगे। अब बात कर लेते हैं उस डाउट की। डाउट क्या आता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज वेरी करेगा। अरे फोर्स की वैल्यू होती है कूलम फोर्स की K(Q1 Q2 by R स्क्वायर), और ये डिस्टेंस जब वेरी कर रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वेरी करना चाहिए। दूसरा, ये एंगल्स भी बदलते चले जाएंगे, ध्यान से देखो, तो ये थीटा है 90 माइनस का, ये एंगल चेंज होता चला जाएगा, ये पास आता जाएगा तो ये एंगल चेंज होगा। यानी फोर्स और थीटा दोनों वेरी करने से ये सवाल बहुत टफ हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोचते हैं कि इसको इनिशियली t इक्वल 0 से ही सोचना शुरू किया जाए। जब t इक्वल 0 पे इनको जस्ट रिलीज किया था तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का 2d था, और यहां से यहां तक का ये वाला बिट d दूरी पे था। तो अगर ये d है, ये 2d है, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, √5d। ठीक, अब इनिशियली इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। t इक्वल 0 पे जब इन्हें छोड़ा तो मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, तो दोनों का एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। अब a1 क्या लिखा जाएगा, तो एक्सेलरेशन लिखा जाता है फोर्स अपॉन मास, दोनों की मास सेम है, तो फोर्स कौन सा, f sin थीटा अपॉन मास। ऐसे ही a2 क्या लिखा जाएगा, f cos थीटा अपॉन मास। तो अब साइन और cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिख लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये वाला d है और ये है √5d, तो d अपॉन √5d का मतलब है 1/√5, तो f बाई m इंटू 1/√5। ऐसे ही यहां पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो f बाई m इंटू 2/√5, भाई 2d डिस्टेंस है तो 2d/√5d, तो d कैंसिल हुआ तो 2/√5। अब इन एक्सेलरेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन मैंने जस्ट रिलीज कैलकुलेट किया है, क्योंकि उसके बाद अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली मेजरमेंट करने जाएंगे तब तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जस्ट स्टार्ट ऑफ द मोशन, मोशन स्टार्ट होने के तुरंत बाद हम अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय पे माना मैंने एक्सेलरेशन a2 और इसका एक्सेलरेशन a1, और ये दोनों जब एनालाइज किया तो ये पाया कि ये वाला एक्सेलरेशन इसका डबल है। ध्यान से देखो, तो f बाई m 1/√5 या 2 है, इसका मतलब ये वाला एक्सेलरेशन इसका डबल है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a2 के इक्वल हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास कि ये वाला इस तरफ जो भागेगा इनिशियली वो इसके 2 टाइम्स एक्सेलरेशन से, अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कॉर्नर की तरफ भागेगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन पता पड़ गया तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी होता कितना है, वेलोसिटी लिखते हैं हम
एक्सेलरेशन इनटू टाइम, या आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी नहीं लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी लिखते हैं ऐसे। तो बहुत ही छोटे टाइम dt टाइम के लिए अगर देखा जाए तो मान लिया मैंने कि इसकी वेलोसिटी dv है, ऐसे मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी dv है, तो वो dv कैसे लिखा जाएगा, dv इज इक्वल टू a1 इंटू dt, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी टाइम पे उसी टाइम इंटरवल dt के लिए इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी dv इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1, भाई a2 क्या है, 2 टाइम्स a1 है, तो 2 टाइम्स a1 इंटू dt। इसका मतलब ये तो dv था, अगर मैं इसे dv2 कहूं, इसे dv1 कहूं, तो dv2 किसके इक्वल है, dv1 के डबल के, यानी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली डबल है इसकी, ये डबल स्पीड से जाएगा इसके कंपैरिजन में। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे इसके आगे अगर मैं एक चीज पूछूं कि फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के बाद अगर ये 1 मीटर कवर करता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना कवर करेगा, सोच के देखो। एक्सेलरेशन डबल है, एक्सेलरेशन डबल है तो वेलोसिटी डबल है, वेलोसिटी डबल है तो कवर डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगा। माने अगर ये 1 मीटर कवर करेगा नीचे, तो ये 2 मीटर कवर करेगा, ये 2 मीटर कवर करेगा तो ये 4 मीटर कवर करेगा, जस्ट इसका डबल कवर करेगा। और ध्यान रहे इनिशियली जब छोड़ा था तो भी ये डबल डिस्टेंस पे था इसके, ये d डिस्टेंस पे था वर्टिकली और ये 2d पे था। हमसे ये सवाल पूछा हुआ है कि जब इनमें से कौन पहले पहुंच जाएगा इस कोने पे, और जिस समय पे एक पहुंचेगा दूसरा वाला कहां पे होगा, ये हमसे सवाल किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो अगर कुछ टाइम के बाद इनकी पोजीशन दोबारा देखी जाए, मान लो ये इनिशियली t इक्वल 0 की पोजीशन थी, थोड़े समय के बाद dt टाइम के बाद, तो dt टाइम के बाद इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को ds। उतने ही टाइम में ये कितना कवर करेगा, तो उतने ही टाइम में ये उसका डबल कवर करेगा 2 टाइम्स ds। ये होगी नई पोजीशन। अगर ध्यान से एनालाइज करो, बहुत सोचो इसके ऊपर, तो ये ट्रायंगल बस छोटा होता चला जाएगा। अगली बार थोड़े से टाइम इंटरवल dt के बाद फिर ये डबल कवर करेगा और फिर ये ds कवर करेगा, फिर टाइम इंटरवल dt के बाद फिर ये ds कवर करेगा, फिर ये 2ds कवर करेगा। ये ट्रायंगल छोटा होता रहेगा, यानी कि कॉस और साइन का जो वो रिलेशन बन रहा था d 2d और √5d, वो एज इट इज आगे चलता चला जाएगा, उस रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम इस पूरे मोशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके एनालाइज करें तो। इसके मायने ये हुए कि ये दोनों ही बिट एक साथ पहुंचेंगे उस कोने पर, कोई आगे या पीछे नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि ये d दूरी पे है तो ये 2d दूरी पे है। ये अगर 1 मीटर ट्रेवल करता है तो ये 2 मीटर करता है, यानी ये वाला इसके कंपैरिजन में डबल दूरी तय करता है डिस्टेंस, और है भी इनिशियली डबल डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब फाइनली जब दोनों के पहुंचने की बारी आएगी तो दोनों एक साथ इस कोने पे पहुंचेंगे, कोई आगे या पीछे पहुंचने वाला नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइनेमेटिक्स मिक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हो उसको, कि इसमें थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट था, लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल तो क्लियर होना ही चाहिए, और कुछ कुछ चीजें अप्रोक्सीमेट करते हुए ऐसे सवालों पर हमारी अप्रोच आगे होनी चाहिए, तभी हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आगे ऐसे ही कुछ और सवालों पर मिलेंगे और एडवांस लेवल की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिलेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवालों को मिक्स किया हुआ है मैकेनिक्स में, या सिंपल हार्मोनिक मोशन या अदर किसी ब्रांच के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिक्स किया हुआ है।